हेलो गाइस, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेट्स। तो इस चैप्टर सेट्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम चैप्टर सेट्स में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सेट्स की डेफिनेशन, फिर सेट्स के एग्जाम्पल, फिर सेट्स किस किस टाइप के सेट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। फिर हम सेट्स, अगर हमने सेट्स पढ़ लिया उसके बाद हमें उन पे कुछ कुछ ऑपरेशंस होते हैं, तो वो उन ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इतना ही हम करेंगे सेट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट्स। तो सबसे पहले हम जाते हैं डेफिनेशन की तरफ कि सेट होता क्या है। तो डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, पहले मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि सेट्स क्या होते हैं। तो सेट की डेफिनेशन क्या है। सेट इज a collection of well-defined and distinct distinct objects। देखो यहाँ पर मैंने दो शब्द इस्तेमाल करे हैं, एक वेल डिफाइंड है और एक है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का तो सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा क्या मतलब है कि ये सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है, सारे के सारे अलग अलग है। जैसे 2, 3, 4, 5 ये अलग अलग है। और नॉन डिस्टिंक्ट में क्या आएगा, जैसे कि 2, 2, 3, 3 ये नॉन डिस्टिंक्ट है, ये अपने आप में डिस्टिंक्ट हो गए, सारे अलग एलिमेंट्स हैं। तो ये तो हो गया डिस्टिंक्ट की बात। अब हम बात करते हैं कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि सेट डिफाइन करते टाइम, जब मैं सेट को डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब मैं एक ऐसा रूल बना रहा हूँ सेट के लिए कि कब मैं किसको सेट बोलूंगा, उसके लिए मुझे एक रूल बनाना पड़ेगा। वो रूल क्या होना चाहिए, वो रूल वेल डिफाइंड होना चाहिए। इस बात का क्या मतलब है। इस बात का सिंपल सा ये मतलब है कि मैंने कोई भी एक एलिमेंट पकड़ा, ये मेरा एक एलिमेंट है, मैं इस रूल के पास लेके गया, तो ये रूल मुझे तुरंत बता देगा या तो इस सेट में ये एलिमेंट आएगा या ये एलिमेंट नहीं आएगा। ये रूल खुद कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये रूल क्या हो जाए, अगर ये रूल कंफ्यूज हो रहा है कि इसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो सेट, एक जो एलिमेंट मैंने ए एलिमेंट उठाया था वो सेट में आएगा या सेट में नहीं आएगा, तो ऐसा रूल जो कंफ्यूज हो रहा है उसको मैं वेल डिफाइंड नहीं बोलूंगा। दैट रूल इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है। तो मुझे एक ऐसा रूल बनाना पड़ेगा जो कि वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड बोले तो कि उस रूल में मैं कोई भी एलिमेंट डालूं दुनिया का, तो वो तुरंत बता देगा या तो आएगा या नहीं आएगा। वो खुद कंफ्यूज होकर नहीं बैठेगा कि इस एलिमेंट को सेट के अंदर रखूं या इस एलिमेंट को सेट के बाहर रखूं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, वो इस एग्जांपल में मैं कह रहा हूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सीधी सीधी सी बात है कि 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखो, क्या 10 आएगा क्या इस सेट में। अगर मैंने कोई एक एलिमेंट पकड़ा, इस रूल में डाल के देखा, ये रूल कह रहा है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, हाँ जी नेचुरल नंबर है। लेस देन 10 होना चाहिए, क्या 10 लेस देन 10 है क्या, नहीं है। तो ये सीधा सीधा नहीं आएगा। अगर मैं दुनिया का कोई और भी नंबर उठाता हूँ, कुछ भी उठा लेता हूँ मैं, जैसे कि मैंने 500 उठाया, मैंने सेट में डाला, इस रूल में डाला, ये रूल तुरंत क्या कह रहा है कि नहीं आएगा जी, क्योंकि ये 10 से छोटा है नहीं, तो ये सेट में नहीं आया। तो ये रूल जो हुआ, ये जो मेरा रूल है, ये रूल मेरा कैसा रूल हुआ, ये रूल हुआ वेल डिफाइंड रूल। ऐसे रूल को मैं क्या बोलूंगा, वेल डिफाइंड। कि इसमें कोई भी एलिमेंट में डाल के देख रहा हूं तो इसको कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ये सीधा सीधा बता रहा है कि सेट में है या सेट में नहीं है। तो ऐसे रूल को बोलते हैं हम वेल डिफाइंड रूल। अब दूसरा एग्जांपल पकड़ते हैं। दूसरा जो एग्जांपल ले रहा हूं मैंने वो रूल बनाया कि सेट ऑफ गुड क्रिकेटर्स ले लेते हैं, चलो क्रिकेटर्स, चलो और स्पेसिफिक कर देते हैं इन इंडिया। तो इस
सेट के अंदर क्या क्या आएगा। हो सकता है, देखो, मान लो क्लास का ही सीन ले लेते हैं। किसी बच्चे ने बोल दिया कि उसके अकॉर्डिंग विराट कोहली अच्छा है। चलो सारी क्लास एग्री कर गई विराट कोहली पे कि विराट कोहली इज ए गुड क्रिकेटर। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद किसी एक और बच्चे ने बोला कि रोहित शर्मा। अब ऐसा पॉसिबल है ना कि कुछ बच्चे बोले कि रोहित शर्मा अच्छा है और कुछ बच्चे बोले रोहित शर्मा अच्छा नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ गया? अब ये जो रूल बनाया था कि गुड क्रिकेटर्स, अब गुड क्रिकेटर्स के अंदर जो कंफ्यूजन आया वो क्या आया कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं रोहित शर्मा अच्छा नहीं है। तो ये रूल कंफ्यूज हुआ कि नहीं हुआ? ये रूल कंफ्यूज हो गया, क्योंकि हमने एक एलिमेंट पकड़ा रोहित शर्मा, और इस रूल के अकॉर्डिंग हमें पता ही नहीं चला वो सेट में आएगा या सेट में नहीं आएगा। तो ये जो रूल हमने डिफाइन करा था, ये जो रूल हुआ, ये रूल क्या हुआ? ये नॉट ए वेल डिफाइंड रूल। नॉट वेल डिफाइंड रूल, ये एक वेल डिफाइंड रूल है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे रूल से हम सेट नहीं बना सकते। तो ये तो होगी सेट की डेफिनेशन की बात। सेट की डेफिनेशन में क्या आया? सेट की डेफिनेशन क्या हुआ? एक इज सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए और वेल डिफाइंड होने चाहिए। दोनों बातें हम समझ चुके हैं। अब अब कुछ एक चीजें और लिखते हैं इसके बारे में। जो सेट है ना, सेट हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस चीज को लिख लेते हैं कि सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स कौन से? जैसे कि ए बी सी डी। ये क्या है कि अगर मैं एक सेट का नाम देना चाहूंगा तो मैं उन सेट का नाम कैसे दूंगा? मैं कैपिटल लेटर्स में दूंगा, ए बी सी डी और ये सब। ठीक है। अब सेट के अंदर जो आते हैं उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स या मेंबर ऑफ सेट बोलते हैं। जो मेंबर ऑफ सेट होंगे मेरे, मेंबर ऑफ सेट होंगे, मेंबर ऑफ सेट को मैं हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करता हूँ। किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? स्मॉल लेटर से, ए बी सी डी टाइप्स ऐसे। ठीक है, तो ये तो हो गए कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब देखो, अब एक बात और, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इफ एक्स इज एन एलिमेंट, एलिमेंट या तो मान लो कि मेंबर, मेंबर ऑफ सेट ए, तो इस चीज को मैं कैसे लिखता हूं? कि इस चीज को मैं ऐसे लिखता हूं, एक्स बिलोंग्स टू ए। इस चीज को, इस सिंबल को क्या कहते हैं? इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि जो एक्स है ना वो ए सेट के अंदर है। ठीक है। अगर ऐसा होता, अगर अगर मेरे पास सिनेरियो ये होता कि एक्स इज नॉट एन मेंबर ऑफ, अगर अगला सिनेरियो में पकड़ूं कि ऐसा होता है मेरे पास कि इफ एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो इस चीज को मैं कैसे लिखता? इसको मैं लिखता एक्स, ये बिलोंग्स टू वाला साइन बीच से क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग। इसका मतलब एक्स जो है भैया वो ए सेट में नहीं है। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं कि जिसमें हम पता लगेगा कि ये सेट है या ये सेट नहीं है। तो क्वेश्चन करते हैं एक, उससे हमें बहुत सारी क्लियरिटी आ जाएगी सेट्स की डेफिनेशन के ऊपर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, वो ये कह रहा है द कलेक्शन ऑफ
collection of all months in a year। तो अब बताओ, क्या ये सेट है या नहीं है? डेफिनेटली ये सेट है। ये सेट है, क्यों? क्योंकि तुम साल का कोई किसी भी मंथ का नाम उठा लो, कुछ भी नाम उठा लो, रैंडम कुछ भी नाम उठा लो, जैसे कि फरवरी उठा लिया मैंने, या फिर जनवरी उठा लिया मैंने, जून उठाओ, या कुछ भी उठाओ, वो इस रूल में अगर मैं डालता हूँ तो वो क्या बता देगा, या तो वो मंथ का नाम होगा या मंथ का नाम नहीं होगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि मैंने एक वर्ड उठाया, एक नेम उठाया, कि मैंने उठा लिया बस, तो इस रूल के अंदर मैंने डाला, तो ये रूल कहेगा नहीं, ये मंथ का नाम नहीं है, तो इसने रिजेक्ट कर दिया इसको। तो ये रूल कभी भी कंफ्यूज हो ही नहीं रहा। तो अगर ये रूल हमें कंफ्यूज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि रूल क्या बना देगा, एक सेट बना देगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलो सेकंड देखते हैं इसी का पार्ट। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट talented writers in India। राइटर्स इन इंडिया। अब बताओ, क्या ये वाला जो रूल है ये सेट बनाएगा? तो ये सेट नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? देखो, एक राइटर पकड़ता हूं, मैंने किसी भी राइटर का नाम लिया, जैसे चेतन भगत। तो चेतन भगत हो सकता है किसी के लिए तो ये बहुत अच्छा और टैलेंटेड राइटर हो, बट किसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हो, तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल टैलेंटेड नहीं है। तो ये जो रूल था, ये जो रूल हमने डिफाइन किया, इसने हमें क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। तो कंफ्यूज कर दिया तो मैं क्या बोलूंगा, ये सेट नहीं बना रहा है, दिस इज नॉट ए सेट। ठीक है, अगला उठा लेते हैं, अगला एग्जांपल पकड़ते हैं। थर्ड थर्ड में कह रहा हूं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब बताओ, क्या ये सेट बनाएगा? ये डेफिनेटली सेट बनाएगा। मैं क्लास के सारे बच्चों का नाम डाल लूं इसमें, तो ठीक है, अगर वो बॉय हुआ तो इस सेट में आ जाएगा, अगर गर्ल है तो वो नहीं आएगा इस सेट में। तो क्या ये रूल कभी कंफ्यूज हो रहा है? ये रूल कभी कंफ्यूज नहीं हो रहा, नेवर कंफ्यूज। तो कंफ्यूज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये एक सेट है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा यस। तो ठीक है, तो ये तो हो गए सेट्स और सेट्स से रिगार्डिंग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो नेक्स्ट लिखते हैं अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स की रिप्रेजेंटेशन देखो दो टाइप से होती है, जिसमें सबसे पहले आती है रोस्टर फॉर्म, और उसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम पहली जो फॉर्म, उसको टेबुलर फॉर्म, और और उसको रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। अब देखो, इसके नाम से ही क्लियर है कि टेबुलर फॉर्म, इसका मतलब जो एलिमेंट्स होंगे ना, वो टेबल की फॉर्म में होंगे। उस सेट को क्या, उस ऐसी रिप्रेजेंटेशन होगी जिसमें एलिमेंट्स कैसे लिखे होंगे, एक टेबल की फॉर्म में लिखे होंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है वो लिख लेते हैं एक बारी। इसमें ये होता है कि द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड एंड सेपरेटेड बाय कॉमा एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, विद इन ब्रैकेट्स।
विद इन ब्रैकेट्स। और सेट्स के लिए मैं कौन सी, किसी भी सेट के लिए मैं कौन सी ब्रैकेट का इस्तेमाल करता हूँ, मैं ये वाली ब्रैकेट का इस्तेमाल करता हूँ। और उसमें एलिमेंट्स को कैसे लिखूंगा, जैसे कि ए बी सी डी ऐसे, और कोमा सेपरेटेड है और सारे के सारे एलिमेंट्स को लिख दिया। और इस सेट का नाम कैसे देते हैं, इस सेट इज इक्वल टू कैपिटल ए, या फिर कोई भी लिख दो कैपिटल बी। इस सेट, ये हो गया सेट का नाम, ये हो गया सेट के एलिमेंट, और ये टोटल होगी एक रिप्रेजेंटेशन। और इस रिप्रेजेंटेशन को मैं क्या बोलता हूँ, इस रिप्रेजेंटेशन को मैं बोलता हूँ क्या, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ऐसी फॉर्म जिसमें उस सेट के सारे एलिमेंट लिखे होंगे और बस वो कॉमा से सेपरेटेड होंगे और एक टेबल की फॉर्म में लगातार लिखे होंगे। ठीक है, तो ये होगी मेरी टेबुलर फॉर्म। उसके बाद दूसरी जो फॉर्म आती है, सेकंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है जो, वो वाली फॉर्म है, उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, देखो नाम से ही क्या लग रहा है कि वो सेट को बिल्ड कर रही होगी। बिल्ड कर रही होगी इसका मतलब सेट को बिल्ड होने के लिए क्या चाहिए, एक रूल चाहिए। अगर उसका वो रूल हमें दे दिया जाए तो हम सेट बना सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एक रूल लिखा हुआ मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग हम सेट को डिजाइन कर पा रहे हैं, सेट को हम लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस सेट को कैसे लिखते हैं, इस सेट की रिप्रेजेंटेशन देखो ऐसे होगी। सबसे पहले तो सेट का नाम, लेट्स सपोज ये नाम है, करली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर एक्स, और फिर कॉलन। अब यहाँ पे लिखा होगा रूल। ठीक है, इस बात का, इसको देखो, इसको कैसे समझते हैं हम, इसको हम ऐसे समझते हैं कि इस सेट ए में वो सारे एक्स आएंगे, कैसे एक्स, जो इस रूल को फॉलो कर देंगे। ठीक है, तो वो सेट क्या, वो सेट बन जाएगा, सिंपल। ये रूल क्या होना चाहिए, बस रूल वेल डिफाइंड होना चाहिए। रूल क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। और एक एलिमेंट को किसी भी सेट में मैं दो बारी नहीं लिखूंगा। जैसे कि ऊपर वाला देखो, इसमें ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक ए और लिख दिया। क्यों, क्योंकि हमारी सेट की डेफिनेशन ये कह रही थी कि सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ए को दो बार लिख दूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। तो रूल को जो सेटिस्फाई करेंगे वो सारे एक साथ आएंगे, उनको एक एक बार मैं लिख दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, मेरा एक सेट बन जाएगा। तो दो तरीके हो गए सेट को रिप्रेजेंट करने के, एक तो हो गया टेबुलर फॉर्म जिसमें सारे एलिमेंट्स को लिख दो कॉमा सेपरेटेड, दूसरे में क्या कर दो, उसमें उसका रूल लिख दो, तो सेट बिल्डर फॉर्म होगी। अब कुछ एक एग्जांपल कर लेते हैं कि सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में ले आएंगे, रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द सेट ए, और वो सेट ए क्या है, वो सेट है 1 4 9 25 अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो इस सेट में हो क्या रहा है, अगर कोई ध्यान से इस सेट का पैटर्न पहचान लेगा ना, तो वो ये रहा है, ये 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। सॉरी मैं भूल गया, यहाँ पे एक 16 हो रहा है बीच में, यहाँ पर 16 लिख लो। तो ये क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अप टू सो ऑन, चीजें चलती गई। तो मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास सारे नेचुरल नंबर्स का क्या लिखा जा रहा है, ये स्क्वायर लिखा जा रहा है। तो मैं इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए नाम तो सेम ही रहेगा, ये रहेगा। ए में एक्स आएंगे, कौन से एक्स आएंगे, जो इस रूल को फॉलो करेंगे। और वो रूल क्या है, वो रूल है एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। और एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये रूल हो गया। तो जो नेचुरल नंबर है उनका सबका स्क्वायर है वो एक्स के इक्वल है, वो एक्स यहाँ आ जाएंगे सारे। तो ये दोनों चीजें क्या है, सेम लिखी हुई है, दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म से क्या करा, सॉरी रोस्टर फॉर्म से हमने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म में चले गए। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म हमें गिवन है, हम रोस्टर फॉर्म में जाते हैं उससे। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, मान लो एक सेट लिखा है ए, वो सारे एक्स, कौन से एक्स, जिसमें एक्स स्क्वेयर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ हो रहा है। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कर दो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट। कैसे करूंगा टेबुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट, एक्स स्क्वेयर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, मतलब वो सारे एक्स जो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हो। तो ये कौन कौन फॉलो कर रहा है, ये दो ही तो एलिमेंट है ऐसे। कौन कौन से एलिमेंट है, एक एक्स इज इक्वल टू टू है, एक एक्स इज इक्वल टू माइनस टू है। तो रोस्टर फॉर्म में इस ए को मैं कैसे लिखूंगा, उसमें तो हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को कॉमा सेपरेटेड लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा, ये मेरा इस सेट का क्या आ गया, टेबुलर फॉर्म। ये है टेबुलर फॉर्म इस सेट के लिए। ठीक है, एक और लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म से टेबुलर में। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द सेट, राइट द सेट एक्स, और एक्स क्या है, एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वेयर इज लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो रूल क्या कह रहा है, रूल ये कह रहा है वो सारे एक्स आएंगे, कौन से एक्स आएंगे जी, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक बात है। उसके बाद उसका स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं पॉजिटिव इंटीजर को लिख लेता हूँ। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते जाएंगे। इनका स्क्वायर कर लेता हूँ। फर्स्ट का स्क्वायर आएगा 1 4 9 16 25 36 और 49। अब मैं यहाँ पे आके रुक जाता हूँ, क्योंकि मुझे बोला स्क्वायर क्या होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए, तो 40 से ज्यादा चला गया, 7 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये सिर्फ ये सारे एक्स होंगे इस सेट में, 7 से आगे वालों का ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है, इसलिए मैं ये सारे एलिमेंट्स को इस सेट में नहीं लिखूंगा। तो जो हमारा सेट है, तो वो सेट मान लो उसका नाम ए था, तो वो कौन आ जाएगा रोस्टर फॉर्म में, वो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। बस ये हमारा क्या बन गया, सेट बन गया, इसकी रोस्टर फॉर्म आ गई। ठीक है, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, हो गया टेबुलर फॉर्म, हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, हो गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में क्या है, सबसे पहले सेट को कैपिटल लेटर से नाम देते हैं। ठीक है, फिर उसमें क्या करते हैं, दो टाइप की फॉर्म आई। एक तो आई रोस्टर फॉर्म, जिसमें सारे एलिमेंट्स को कॉमा सेपरेटेड लिख देंगे। फिर आई सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम एक रूल डिफाइन कर देंगे जिससे कि हम सेट को बना रहे हैं। तो वो तो हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। अब बात कर लेते हैं टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। तो आगे हेडिंग डालो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेट होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो सेट आता है ना, सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे उसका नाम होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, या उसको मैं क्या बोलता हूँ, नल सेट भी बोलता हूँ मैं, या हम उसको क्या बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइड सेट। अब देखो ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। पहली बात तो नाम से ही देखो, एम्प्टी, इसका मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। नल और वॉइड भी इसके नाम ही है। एम्प्टी सेट बोले तो कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो डेफिनेशन क्या होगी, ए सेट which has no element, which has no element, जिसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, खाली पड़ा है वो एकदम। तो इस सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इट इज
डिनोटेड बाय सेट स्टार्ट किया, इसके अंदर एलिमेंट तो कुछ है नहीं तो वापस बंद कर दिया। इसको ऐसे लिखते हैं। और हम इसको फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये होता है कि एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो कैसे, अब तुम सोचोगे कि सेट बन कैसे गया एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया, एक सेट, कुछ भी सेट की डेफिनेशन के लिए मैं सेट बिल्डर फॉर्म ले रहा हूँ। तो मैंने करा वो सारे एक्स, कौन से एक्स, कि x is natural number less than 10, and and multiple of 13। मतलब इस सेट में वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे या वो सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे जो 10 से छोटे हैं और 13 के मल्टीपल हैं। क्या पॉसिबल है? कैसा? 13 के मल्टीपल तो स्टार्ट ही 13 से होंगे, तो ऐसा तो 13 ही 10 से बड़ा हो गया। तो इस सेट में क्या आएगा? इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये जो सेट हुआ ना मेरा, क्या हुआ? ये हुआ एम्प्टी सेट। कैसा सेट हुआ ये? एम्प्टी सेट। यही वॉइड सेट का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। इसके बाद इसके बाद हम पहले पढ़ते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है। चलो आगे एक और नई चीज आती है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट लगा लो, या इसको पोटेंशियल ऑफ सेट भी बोलते हैं। पोटेंशियल ऑफ सेट, इसका क्या मतलब होता है? इसका सिंपल सा मतलब है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। क्या बोलते हैं इसको? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। वही क्या होता है? उसका पोटेंशियल होता है, वही उसकी कार्डिनलिटी होती है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लेट्स सपोज कि एक सेट ए है, उसकी कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन ऑफ ए। इससे हम ये क्या कहती है? ये कह रही है कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। मतलब सेट ए की कार्डिनलिटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एन ए। एन ए बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल उठाया मैंने, कोई एक सेट उठाया ए, वो है 1 2 3। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए कितना हुआ? कितने एलिमेंट है सेट में? सेट में 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो ये कितना आ गया? 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और एग्जाम्पल उठा लेते हैं। मान लो एक सेट लिया मैंने बी, उस सेट में क्या है? उसमें है ए बी जेड एक्स वाई, कुछ भी हो सकता है सेट में। तो इस सेट बी की कार्डिनलिटी कितनी है? कार्डिनलिटी मतलब एलिमेंट कितने, पोटेंशियल बोले चाहे कार्डिनलिटी बोले, एक ही बात है, चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट बोले। तो कितने इसमें? 1 2 3 4 5। तो इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी हुई? इस सेट की कार्डिनलिटी हुई 5। अब ये तो हो गए कार्डिनलिटी बेस पे। अगर मैं तुमसे पूछूं कि कार्डिनलिटी ऑफ 5, 5 भी तो एक सेट है, 5 अपने आप में एक सेट है, 5 की कार्डिनलिटी क्या है? मतलब एक एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी क्या है? एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? कोई भी नहीं, एक भी नहीं है। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी 0। ठीक है, तो इसकी कार्डिनलिटी होगी 0 होगी। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे है हमारे पास, नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स। अब देखो, इक्विवेलेंट नाम से क्या लग रहा है कि ऐसे दो सेट होंगे जो इक्विवेलेंट कहलाएंगे, मगर कब? जब उनकी कार्डिनलिटी सेम होगी। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, देन वी कैन से द सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। ठीक है,
तो डेफिनेशन में लिखते हैं हम। डेफिनेशन में क्या करी, टू सेट्स आर said to be equivalent if their cardinality is same. Their cardinality is equal या सेम, कुछ भी लगा लो, ठीक है। दोनों सेट की कार्डिनलिटी इक्वल है, इसका मतलब एक सेट में अगर 3 एलिमेंट है ना, तो दूसरे में भी 3 ही होने चाहिए, तभी जाके मैं क्या बोल पाऊंगा कि वो दोनों सेट इक्विवेलेंट है। अब देखो, दोनों सेट की कार्डिनलिटी इक्वल होने का मतलब ये नहीं है कि जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में होंगे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में मैंने एक सेट लिया ए, उसके एलिमेंट है 1 2 और 4, और मैंने दूसरा सेट लिया बी, उसके एलिमेंट है अल्फा बीटा गामा। अब ये दोनों सेट के देखो एलिमेंट तो एकदम डिफरेंट है, कोई एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, बट दीज आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्यों? क्योंकि इन दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। क्या कार्डिनलिटी है? नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं कार्डिनलिटी, तो एन ऑफ ए कितना है, कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है, 3 है। ऑफ एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी है, वो भी 3 है। अब दोनों की अगर कार्डिनलिटी सेम है तो मैं क्या बोलूंगा, ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। ये दोनों सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट हैं, ठीक है। तो ये अपना इक्विवेलेंट होता है। इससे आगे बढ़ते हैं तो फाइनाइट सेट, अगला हमारे पास आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना, वो फाइनाइट होंगे, ठीक है। मतलब मैं कार्डिनलिटी उस सेट की बता पाऊंगा कि 5 है, 10 है, 50 है, 1000 है, लाख है, 2 लाख है। मतलब मैं एक कार्डिनलिटी मेरे से कोई पूछे तो मैं बता पाऊँ कि फिक्स, हाँ जी भैया ये कार्डिनलिटी है इस सेट की, तो इसलिए ये सेट फाइनाइट है, क्योंकि मैं कार्डिनलिटी बता पा रहा हूँ फिक्स एकदम, ठीक है। तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, जिसमें क्या हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, ठीक है। ऐसे सेट को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो इस सेट में क्या क्या आएगा, ये सेट फाइनाइट है कि नहीं है, 5 आएंगे, कौन कौन से, A E I O U, ठीक है। तो 5 आएंगे, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है इस सेट की, इस सेट की अगर इस सेट का नाम ए है तो इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, 5 है। ये क्या है, ये एक फाइनाइट नंबर है। अगर ये फाइनाइट नंबर है तो ये क्या होगा, एक फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट की डेफिनेशन थी। अभी अगर क्लियर नहीं हुआ तो इनफाइनाइट सेट करते ही क्लियर हो जाएगा। देखो अगला आता है मेरे पास इनफाइनाइट सेट। इसका मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इनफाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज इनफाइनाइट। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं सेट में वो हम बता ही नहीं पा रहे, वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, एक ऐसा सेट जिसमें सारे नेचुरल नंबर हो। बना के देखते हैं, चलो। मैंने ए नाम दिया उस सेट का, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 2 3 4 5, ये ऐसे चलता ही जाएगा ना। तो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 5 हैं, 10 हैं, 50 हैं, लाख हैं, 10 लाख हैं, करोड़ हैं, 50 करोड़ हैं, कितने एलिमेंट हैं हमें तो नहीं पता,
क्योंकि ये गिनती रुकने वाली तो है नहीं। तो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? इस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे सेट को मैं क्या बोलूंगा? इनफाइनाइट सेट बोलूंगा मैं ऐसे सेट को। ठीक है, तो अब फाइनाइट और इनफाइनाइट क्लियर हो गया होगा। मतलब ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हो तो क्या होगा? फाइनाइट सेट। और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं हो, हमें नहीं पता कितने हैं, इनफाइनाइट है क्या, तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। अगली जो टाइप आती है इसी पे, वो लिखते हैं चलो, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट का मतलब क्या है? देखो, सिंगल मतलब एक, ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट क्या हो? एक एलिमेंट। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? द सेट हैविंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसमें एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट है, ऐसे सेट को मैं क्या बोलूंगा? ऐसे सेट को मैं बोलूंगा सिंगलटन सेट। ठीक है, और सिंगलटन सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे मान लो कोई भी एक सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ए इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हुआ? सिंगलटन सेट हुआ। इसका मतलब ऐसे सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी? कार्डिनलिटी ऐसे सेट की एक होगी। कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज 1। ठीक है, तो ये सिंगलटन सेट हो गया मेरे पास। इसके बाद जो टाइप्स ऑफ सेट में आता है वो आते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स। अब देखो, हमने पहले करा था इक्विवेलेंट सेट और अब मैं कर रहा हूं इक्वल सेट। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इक्विवेलेंट तो क्या था कि जिनका पोटेंशियल सेम हो, जिनकी कार्डिनलिटी सेम हो, उन सेट्स को मैं क्या बोलता हूं? इक्विवेलेंट सेट बोलता हूं। अब इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट होता है कि अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है, अगर वो दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या? उन दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। जैसे कि अगर पहले में 1 2 3 है तो दूसरे में भी 1 2 3 ही होंगे। ठीक है, ऐसे सेट को इक्वल सेट बोलूंगा मैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। डेफिनेशन ये कह रहे हैं कि टू सेट्स ए एंड बी आर said to be are said to be equal sets if all elements of A belongs to B and all elements of B belongs to A। इसका मतलब A के सारे एलिमेंट B में है और B के सारे एलिमेंट A में है। तो अल्टीमेटली बात तो वही आ गई ना कि A और B में सेम एलिमेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? मान लो मैंने एक सेट लिया ए, वो मैंने ले लिया क्या? 3 5 7। चलो, दूसरा सेट मैंने बी डिफाइन किया, सेट बिल्डर फॉर्म में कर लेते हैं कि वो सारे एक्स, कौन से एक्स? कि एक्स इज ओड प्राइम लेस देन 10। अब अगर तुम ध्यान से देखो कि ये जो सेट है ओड प्राइम लेस देन 10, मतलब प्राइम नंबर भी होना चाहिए, ओड भी होना चाहिए और 10 से छोटा भी होना चाहिए। तो वो तो यही है भैया, 3 5 7, यही तो है। तो ये सेम ही तो लिखा हुआ है। तो यही 3 5 7 इसी में है, यही 3 5 7 इसी में है। तो ये दोनों क्या हुए? इक्वल सेट हुए। ऐसे सेट्स को मैं क्या बोलूंगा? इक्वल सेट्स बोलूंगा। ठीक है, जैसे कि एक और ले लेते हैं चलो एग्जांपल, इसमें अगर कंफ्यूजन है तो। अगला एग्जांपल,
अगला एग्जांपल ये कह रहा है कि ए सेट लिया मैंने, ए को मैं क्या कह रहा हूँ, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ, ये कोई एक वर्ड है, ए डबल एल ओ वाई, एलॉय। ठीक है, अगला सेट मैंने लिया बी, मैं कह रहा हूँ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ एल ओ वाई ए एल, लॉय। ठीक है, अब बताओ क्या ए और बी इक्वल सेट्स हैं क्या? देख लेते हैं। देखो, ए का अगर मैं सेट बिल्डर टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या, पहला ए लिखा गया, लेटर सी लिखने हैं तो ए लिखा गया, एल भी लिख लेता हूँ, चलो एल भी लिख लिया, एल लिख लिया। अब देखो, अब फिर से एल आ गया तो इस एल को नहीं लिखूंगा क्योंकि सेट में मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास एलिमेंट्स होने चाहिए सारे डिस्टिंक्ट। तो उसके बाद आया ओ, तो ओ लिख दूंगा, फिर आया वाई, तो कॉमा सेपरेटेड वाई लिखा जाएगा, तो ओ और वाई। तो ए तो लिखा गया, चलो अब बी पे आ जाते हैं, बी का एल आ जाएगा, ओ आ जाएगा, चलो बी भी लिखते हैं, तो बी लिखने लगा तो कितना आ जाएगा, एल आ गया ठीक है, ओ आ गया ठीक है, वाई आ गया ठीक है, ए आ गया ठीक है। अब देखो इसमें भी फिर से एल आ गया, तो एल मैं एक बार लिख चुका हूं, दोबारा लिखूंगा नहीं, तो ये ब्रैकेट कर लो। अब देखो, ए के सारे एलिमेंट बी में है क्या? ए का एलिमेंट पकड़ लिया हमने, चेक करते हैं, चलो ए, क्या ए इसमें है? ये रहा, हाँ जी ए तो है। एल, ये रहा, ठीक है जी। ओ, ओ ये रहा, वाई, वाई ये रहा। तो ए के सारे तो बी में है, अब बी के सारे ए में है क्या, देखते हैं, चलो बी का एल ये रहा, ओ ये रहा, वाई ये रहा, और ए ये रहा। इसका मतलब ए में और बी में सेम एग्जैक्टली एलिमेंट्स हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों के दोनों सेट्स क्या है, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। ठीक है, तो ये थे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स।